हमारे चैनल में देवराज मैथ वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट पहला का। ठीक ना। यहाँ पर देखिए कहता है क्वेश्चन ये आपका कि देखिए माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन आज अपने लोग करने वाले हैं। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक बाबू, तो चलिए देखिए यहाँ पर आ जाते हैं अब आगे थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है, एक एक नंबर का है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। देखिए बाबू, ये मान के चलिए एक कोई वस्तु है, इधर से प्रकाश आ रहा है मान के चलिए, और इस तरफ अपनी लोग का छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनेगा। क्या बनता है? छाया बनता है। रात के मौसम में आप चेक करके देख लीजिएगा कि क्या बनता है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सही, पहला नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है अनंत। क्या होती है बाबू? अनंत होती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन 3 नंबर का, देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ये वाला नहीं होगा, 1 नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, ये प्लस वाला हो जाएगा, 1 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक ना, 3 का सी हो जाएगा आपका। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी मतलब कह सकते हैं आप जो है अवतल लेंस को, किसको कहते हैं? अवतल लेंस। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है बाबू? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। देखिए कहता है अगला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसे मात्रक होता है? अभी तक तो निकला नहीं है, इसका हो जाएगा मात्रक विहीन। क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन, इसका मात्रक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का होता है बाबू। किसका होता है? हीरा का होता है सबसे अधिक। 7 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है सदैव वास्तविक, ये वाला भी नहीं होगा, सदैव आभासी, ये वाला भी नहीं होगा, इनमें से तो कोई वाला नहीं होगा। इसका हो जाएगा सी बाबू। कभी आभासी भी बना देता है, कभी वास्तविक बनाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? किस परिघटना का परिणाम है? ये समझिए आप सीधा क्वेश्चन को। देखिए आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परिकिरणन, प्रकाश का परिकिरणन के कारण आकाश का जो है रंग नीला दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, कह सकते हैं लाल, नीला, हरा, इनमें सभी। इसका हो जाएगा इनमें सभी, डी का भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला लेते हैं। वृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहाँ होती है? कह सकते हैं आप रेटिना पर होती है। कहाँ होती है बाबू? रेटिना पर। ये सब हम वीडियो बना के हम अपलोड कर चुके हैं, चैनल पे जाकर देख सकते हैं आप लोग फटाफट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा स्प्रेस नहीं दिखाई देता तो बाबू वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए। जो क्लास 10th के बच्चे होंगे उसको पता होगा कि हाँ वीडियो का क्वालिटी कैसे बढ़ता है, 180 में ना देखे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और देते रहिए, कमेंट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर, क्या बोला है? दूर, दूर मतलब उर, उ मतलब उत्तल, कौन सा हो जाएगा? उत्तल। याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाकर दूर किया जा सकता है, उत्तल हो जाएगा इसका ऑप्शन सही बाबू। अगला देखिए, मानव नेत्र के दृष्टि का अस्थायित्व होता है। याद रखिएगा 1/10 सेकेंड नहीं होगा बाबू, इसका 1/16 सेकेंड होगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाट के बराबर होता है? हम पढ़े हैं वाट बराबर होता है जूल बटे एस। क्या होता है? वाट बराबर जूल बटे एस। यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जूल बटे एस मतलब सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर होता है यहाँ पर बाबू, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁴ कह सकते हैं आप 6 + 6 जूल होगा इतना। इसको हम बोलते हैं 1 यूनिट। क्या बोलते हैं?
1 यूनिट बोलते हैं, कह सकते हैं आप। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है बाबू? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोवाट बराबर, अभी जस्ट में बताए हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देखिए चुंबक वाला चैप्टर का बाबू, विद्युत धारा के चुंबक वाला में है। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा मैक्सवेल। कौन ने क्या था? मैक्सवेल ने क्या था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल चाचा ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट लाइक शेयर देते रहिए आप लोग। देखिए कहता है विद्युत फ्यूज, ये विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मीय, क्या हो जाएगा? उष्मीय पर हो जाएगा बाबू, उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय वाला हो जाएगा। यहाँ पर कहता है 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर बराबर होता है, सॉरी 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पीयर। 10⁻⁻6 एम्पीयर है, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, इसको पढ़ेंगे 1 एम्पीयर बराबर, सॉरी 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर, 1 माइक्रो एम्पीयर बराबर। हालांकि माइक्रो का संकेत ऐसा भी आपको दे सकता है, इस प्रकार से भी दे सकता है, तो फंसना नहीं है। माइक्रो का संकेत इस प्रकार से भी होता है बाबू, इस प्रकार से, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बाबू? श्रेणी में, समांतर नहीं, सॉरी पार्श्व यानी कि समांतर क्रम नहीं होगा, ये वाला में घट जाता है मान प्रतिरोध का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कितना बार हम क्लास में भी पढ़ाएं, ऑफलाइन में भी क्लास में पढ़ाते हैं, नाइक्रोम बाबू। किस में मारना है? ठीक है, नाइक्रोम में, नाइक्रोम ज्यादा। तो यहाँ पर अब देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर में कहता है बाबू, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 23 का क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए आप कह सकते हैं डी वाला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें जो है पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी जीवाश्म ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है बाबू? नाभिकीय संलयन द्वारा विशाल ऊर्जा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? भूमि सिंचाई, अगला है बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, और इनमें क्या हो जाएगा? सभी, हर एक चीज की आवश्यकता थी, इसलिए वो बांध बनाया गया था, ठीक ना। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल का होता है, याद रखिएगा। ड्राई सेल, किसका? सूखा हुआ सेल का उपयोग होता है, ये सब नहीं होगा, ये सब का नहीं उपयोग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू फटाफट। कहता है जल विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। देखिए कितना रापची का स्टाइल क्वेश्चन बाबू, बताइए इस क्वेश्चन में जान है थोड़ा सा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का कंप्लीट हो गया, 29 पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है। देखिए कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध कौन सा कथन सत्य है? देखिए यहाँ पर ये जब हम बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन निकल के आ गया किसके साथ? सॉरी, ऑक्सीजन निकल के आ गया कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है। उपचयन हो रहा है कहने का मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, जब बाहर निकल जाता है तो अपचयित होता है। तो यहाँ पर हो गया आपका बी ऑप्शन। क्या हो गया बाबू? बी ऑप्शन आपका ये हो गया। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है जस्ता तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है? आपको पता है कि जस्तानी की जिंक धातु है, जब धातु को हम अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस मुक्त करता है बाबू? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, H2 यानी कि बी हो जाएगा। अम्ल से अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? CO2 होगा बाबू, ये वाला गैस जो आपको दिखाई दे रहा है, CO2 दूधिया कर देता है
चूना जल को। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है निम्नांकित में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना है तो बुझा हुआ सी हो जाएगा, अब बिना बुझा हुआ आपका जो है ये हो जाएगा ए नंबर, बिना बुझा हुआ। तो ये तो हमको लेना नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तो बुझा हुआ चूना आपका ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ यार, हाँ। कहता है दंतमंजन में पढ़ाया होता है, दंतमंजन, दंतमंजन में होता है क्षारीय रे बाबू, क्षारीय। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। नींबू और अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें हो गया। और संतरा में भी पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। किसमें? संतरा में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान हो जाएगा 10.5। क्या हो जाएगा? 10.5 याद रखिएगा, ये सब पढ़ा दिए एकदम केमिस्ट्री में। जस्ता का अयस्क है, जस्ता का अयस्क है जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड होगा। ये बॉक्साइड तो नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं होगा, सिनेबार भी नहीं होगा, ये सब दूसरा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है। लोहा तो नहीं है, घुलेगा, लोहा भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, एल्युमिनियम भी नहीं होगा। यहाँ पर एयू होगा, सोना वाला जो है हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सोना वाला आपका हो जाएगा, ठीक ना। एयू होगा इसका ऑप्शन। क्या होगा बाबू? एयू। कहता है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक यौगिक ये तो ठीक है, एगो धातु एगो अधातु है, ये वाला भी तो ठीक ही है। मेरे ख्याल से ये वाला डी वाला हो जाएगा। डी वाला जो है आयनिक यौगिक नहीं है। ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इस पे हमको डॉट है, इस पे एक क्वेश्चन पे क्या है बाबू? डॉट है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। हीलियम गैस है अक्रिय। हीलियम गैस कैसा गैस है बाबू? अक्रिय। याद कीजिएगा आप लोग, हीलियम गैस अक्रिय गैस। सबसे कठोर, सबसे कठोर कौन सी है बाबू? हीरा। सबसे कठोर क्या है? हीरा है, सबसे कठोर हीरा। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6, C6H6। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन आबंध बनते हैं, कौन सा बंधन बनते हैं? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2 है, क्या है? H2। जब हम इसके बंधन बनाएंगे तो एगो H और सिंगल बॉन्ड H। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, एक आबंध बनता है। क्या बनता है? एक बंधन बनता है, एकल बंधन इसको बोलते हैं। चलिए, चूना जल का रासायनिक नाम है, चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला लेते हैं क्वेश्चन 44 का। चीनी का रासायनिक सूत्र, ये देखो ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र सी ऑप्शन सही होगा 44 का। ये सब नॉर्मल है। निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? थोड़ा आगे है, ये चीज को बताएंगे हम। ये वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा बाबू? बी वाला सही होगा। रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा इस पे है डॉट। बी वाला नहीं होगा बाबू, बी वाला नहीं होगा, यहाँ पर डी वाला होगा। ये C2H4, ये वाला अधिक क्रियाशील होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक ना। कार्बनिक कंपाउंड है ये सब, सबसे अधिक क्रियाशील है ये वाला। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? कौन सा मापदंड अपनाया? वह जो मापदंड अपनाया था, कह सकते हैं आप, वह परमाणु द्रव्यमान अपनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है? सोडियम तो क्षार धातु है। कौन सा धातु है? क्षार धातु है। यहाँ पर ये भी होगा, ये भी क्षार धातु है, ये भी क्षार धातु है, ये भी। ये वाला मैग्नीशियम आपका क्षार धातु नहीं है। मैग्नीशियम आपका, ओ सॉरी रुक जा, मैग्नीशियम जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। 48 में कहता है निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन हेलोजन समूह का सदस्य है?
ब्रोमीन हेलोजन परिवार का है बाबू। ब्रोमीन कहाँ कौन सा परिवार का है? हेलोजन परिवार का है, इसलिए हेलोजन समूह कहा गया इसको। जिंक की परमाणु संख्या है, ये तो किसको नहीं याद होगा, 30 रे बाबू, 30। जिंक की परमाणु संख्या कितनी है? 30 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंक की परमाणु संख्या 30। कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं? देखिए धातु पर कौन सा आयन आता है पता है आपको? धन आयन आता है। कौन सा? और कह सकता है ऋण आयन होता है कौन? तो अधातु पर कौन सा आयन आएगा? ऋण आयन आएगा। कौन सा आएगा बाबू? ऋण आयन किस पे आएगा? और धातु पे। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि धातु पर प्लस आयन रहता है। याद रखिएगा आप लोग। फटाफट चलते आगे। 51 में कहता है राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी थी? एक राजस्थान में छोटा सा गाँव है खेजरी। क्या नाम है उस गाँव का? नाम खेजरी है। ये खेजरी गाँव में महिला ने अपने कह सकते चिपको आंदोलन जो है वहां पे अपने जाने दे रही थी, ठीक ना, खेजरी गाँव में, राजस्थान के। अगला है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? वन रोपण, बढ़ती मानव जनसंख्या, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जनसंख्या के कारण जो क्या कह सकते हैं आप जो है पर्यावरण संतुलित बिगड़ रहा है। जनसंख्या पे सरकार भी रोक लगा रही है, हम दो हमारे दो भी, आप लोग भी ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वस्तु का पुनः चालन, वस्तु का पुनर्प्रयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बाबू? इनमें सभी, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? कह सकते हैं आप सौर सेल जो होता है ये से इस प्रकार से, इसके अंदर में जो प्लेट लगा हुआ रहता है, कह सकते हैं आप, वह सिलिकॉन का रहता है। किसका रहता है? सिलिकॉन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है बाबू। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? मेथेन। कौन सा गैस बाबू? मेथेन गैस। CH4 होता है। मेथेन गैस क्या होता है? CH4। और बायोगैस में यह इसका कितना प्रतिशत योगदान रहता है? 75% रहता है योगदान। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बायोगैस में किस गैस का योगदान ज्यादा रहता है? मेथेन गैस का। किसका रहता है? मेथेन। तो CH4 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं, मनुष्य के सबसे ऊपरी भाग के दांत को हम कहते हैं इनामेल। इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इनामेल कहते हैं, इनामेल। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर ग्रंथियां पाई जाती है कहाँ पर? जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में। कहाँ पाई जाती है बाबू? अमाशय में। सी वाला ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होते हैं? वसा के पाचन में सहायक होते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं वसा के पाचन में सहायक होते हैं लाइपेज। क्या हो जाएगा इसका? लाइपेज होगा, तो लाइपेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। पीत रस का रंग होता है, ये देखिए भाई यहाँ पे ऑप्शन तो थोड़ा बहुत दे दिया है। इसका पीला होता है, ठीक ना। अब पीला से कभी कभी हरा, क्या होता है? पीला से हरा, पर यहाँ पर पीला अलग कर दिया और हरा अलग कर दिया, ठीक ना। इसमें भी थोड़ा सा है, हरा मार दीजिए। पीत रस का रंग होता है हरा, अभी हम मार देते हैं, थोड़ा सा इस पे भी डॉट है। 2 क्वेश्चन अपने लोगों को डॉट वाला आ गया, 2% क्वेश्चन 80 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। हरा होगा, हरा मार लीजिएगा। देखिए 60 में पौधों में शोषण होता है, पौधों में शोषण होता है कह सकते हैं आप तना से, पत्तियों से, जड़ से, इनमें सभी से। डी वाला ऑप्शन सही होगा। सबसे सांस लेता है पौधा, मनुष्य ने कि नाक से ही लेगा। कहता है अगला, एक सेकंड बाकी यार रुक जा। हाँ, हरे पौधों रात्रि में किस गैस का निष्कासन करता है? रात को जो बोलता है पैर के नीचे में मत सोना, पैर के नीचे में मत सोने के लिए जो बोलता है, काहे को वहां पर CO2 गैस पैर से निकलता है, ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन। और दिन को देता है ऑक्सीजन, ये वाला गैस देता है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। रात को पूछ रहा है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। देखिए कहता है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? 0.6 कितना, सॉरी
002 क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 02 हो जाएगा। इतना एटीपी का निर्माण होता है किण्वन के फलस्वरूप, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब होता है। डायस्टोलिक में आपको हो जाएगा 80, ये वाला 80 वाला। अगर सिस्टोलिक पूछता तब 120 होता है, तो हमको तो सिस्टोलिक नहीं पूछा है, डायस्टोलिक पूछा है, तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पौधों में वात वाष्पो उत्सर्जन किस अंग में होता है। तो देखिए पत्ता में, किस में होता है बाबू, पत्ता में होता है। अरे यार रुकना, पत्ता में होता है, कहाँ होता है, पत्तों द्वारा होता है, ठीक ना, सही है ना जी, हाँ पत्तों द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि क्या है, अस्थि देखिए, अस्थि मतलब बोन, अस्थि मतलब कह सकते हैं आप बोन, बोन मतलब हड्डी। हड्डी किसका बना होता है, जिस प्रकार से कोशिका होता है ना, उसी प्रकार हड्डी उत्तक से बना होता है। किससे बना होता है, उत्तक से, ठीक ना। टीसू, इसको बोलते हैं टीसू टीसू, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपने लोग। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, कह सकते हैं आप छाल, हाँ पादप में छाल होते हैं, पत्तियां में, उसके बाद कोशिका रिक्तियां में, इनमें सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इनमें सभी, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं अपने लोग, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को अपने लोग कहते हैं नेफ्रॉन, यानी कि किडनी में पता है ना आपको कितना लगा था, हमको तो याद नहीं है, पर इतना से मिल के, कोशिका मिल के तब नेफ्रॉन का यानी कि किडनी का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोगों ने। आप लोग, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं टेनिन, रेजिन, गोंद, इनमें सभी, ये वाला हो जाएगा डी वाला, सब उत्सर्जी पदार्थ है, सब पौधा से निकलता है। अगला है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है सेरिबेरम। दिमाग में बाबू अगर सेरिबेरम है तो सब कुछ है, और नहीं है तो स्मरण शक्ति ये गायब है, तब अपन बैठ के घर में घोसे घर में झाइल बजाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेरिबेरम रहेगा तभी उसका स्मरण शक्ति रहेगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब अपना जाने वो भाई, हमको उससे क्या मतलब है। चलिए देखिए कहता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि यानी कि जड़ आसमान में थ्रू जाता है, वो कहता है जैसे नीचे जाता है, कहाँ जाता है, जमीन में जाता है, जमीन में जब जाएगा तो नीचे यानी कि गुरुत्वाकर्षण, क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, उसमें कहेंगे। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, कहाँ होता है, तो आइए इसको अपने लोग जानते हैं कहाँ ये चीज होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर इसका हो जाएगा अंडाशय। कहाँ होता है ये, अंडाशय में होता है बाबू, कहाँ होता है, अंडाशय में ये चीज होता है, एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। 72 में स्वपरागन निम्न में किन पौधों में होता है। इसका हो जाएगा एकलिंगी, उभयलिंगी, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू, उभयलिंगी में होता है स्वपरागन। थोड़ा इस पे भी हमको डॉट है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, 3 डॉट निकल गया है, कितना, 3 डॉट अभी तक में निकल गया है, सॉरी इसके लिए हम। देखिए अगला है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण का मतलब यूटेरियस, भ्रूण का मतलब क्या होता है, यूटेरियस, यूटेरियस का ही एक भाग है, इसमें कह सकते हैं आप एंडोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम उसी का यूटेरियस का भाग है, भ्रूण विकसित होता है यूटेरियस में, ठीक ना, उसी का एक भाग है एंडोमेटेरियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ए ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जनांग में पाया जाता है, जनन अंग में पाया जाता है, कह सकते हैं आप क्या पुरुष में, हाँ सॉरी पुरुष में तो शुक्रवाहिका हो जाएगा, सिंपल वे में है, शुक्रवाहिका मनुष्य वाला में पाया जाता है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा गया है, ये वाला चचा को कहा गया है, ये ग्रेगर जॉन मेंडल को ग्रेगर चचा को बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेंडलीफ किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, ऑस्ट्रिया, कहाँ का हो जाएगा बाबू ये, ऑस्ट्रेलिया का,
कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया का। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान अव, अवस, पर अवशिष्ट अवसित अवस्थित हैं? सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है आंख लगने के बाद। ये देखिए, कहता है इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित हैं। देखिए, ये भी नहीं होगा, वंश, गण भी नहीं होगा, वर्ग भी नहीं होगा, जगत होगा। क्लास 9th में आपको बताया गया होगा कि जगत क्या होती है, तो जगत ही रहता है। तब जैसे जगत है क्या चीज, ये जगत है, जगत को हम बांट देते हैं इस प्रकार से, तब उसमें अपना फिर वर्ग बनता है, उसके बाद वंश बनता है, कुल बनता है, ऐसे ही। तो सबसे पहले उसका जगत ही होता है। क्या होता है? जगत ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है। तो सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण यहाँ पर है जीवाणु, कवक। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना। मांसाहारी जीवों कहा जाता है। मांसाहारी जीव सबसे पहला वाला में आता है। किस में आता है? हम भी खाते हैं तो हम पहला वाला उपभोक्ता में आते हैं। कहाँ पर आ जाएंगे? पहला वाला पे। जो भात दाल खाता है वो द्वितीय वाला में चल जाएगा, शाकाहारी की यहाँ पे चल जाएगा बाबू, द्वितीय वाला में चल जाएगा। ठीक ना। तो अपने लोग अभी प्रथम वाले में आते हैं, चूंकि अपने लोग मीट मछली खाते हैं इसके वजह से। चलिए अगला है, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है? कहने का मतलब हम जो मीट मछली खाते हैं, फिर वह जो मान के चलिए हमको जो कोई खाएगा, तो वह वाला पोषीय स्तर में उसको कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलेगा? तो आप कह सकते हैं 10%। सॉरी, 10%। कितना मिलेगा बाबू? 10%। सी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, उसके बाद उधर सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव हम प्रयास करेंगे आपको डालने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।